गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आइए हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि पिछले जो है क्लास में हमने बताया कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना था और हम लोगों ने सिद्ध किया और आप लोगों ने जाना कि कैसे सिद्ध किया जाता है। सेम प्रोसेस है, इसको भी जो है आगे ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला चीज कि अपरिमेय सिद्ध करना, तो पहले हम इसको उल्टा मानेंगे, यानी मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? माना 3 + 2 करणी में 5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। तब क्या लिखेंगे? 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/b। जहाँ क्या लिखेंगे बेटा? जहाँ a व b क्या लिखेंगे? a व b एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, इतना आप लोगों ने कल ऐसे ही किया था। तो पहला चीज क्या करेंगे? इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, यानी कि इसको सही करेंगे, सही तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमको जो है इसको अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं क्या? 2 करणी में 5 बराबर a/b। ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक है बेटा, अब जो है कि करणी में 5 हो गया, 2 गुणा में है और दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बनेगा? तो ये बनेगा a/b -3 कि होल बटे में 2, या लिख देंगे 1/2। इतना तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है बेटा, दूसरी चीज हम लोगों ने कल क्या सिद्ध किया था? हम लोगों ने सिद्ध किया था कि करणी में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यहां क्या लग रहा है? यहां तो हमने माना क्या कि यह एक जो है कि परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या है तो कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे a या b का। जैसे मान लीजिए कि हमारी सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 हो गई, फिर जो है कि आपकी जो है 3 5 हो सकती है, 7 और 8 हो सकती है। ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो इनमें से किसी को भी a की जगह पे मान लो 2 रख दो, b की जगह 3 रख दो, रख के देखेंगे तो क्या निकल के आएगा कि यह एक परिमेय संख्या है। कैसे? देख लेते हैं। जैसे 1/2, a की जगह पे हम रख दें 2, b की जगह पे रख दें 3 और -3। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, दोनों का लघुत्तम 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 - 1 का भाग करेंगे 3, 3 3 के 9। अब क्या लिखेंगे? 1/2, 2 में से 9 गया कितना? -7/3। गुणा करेंगे तो -7 में क्या निकल करके आएगा? 6। और 7/6 क्या है? हमारा 7/6 जो लिखा हुआ है -7/6 क्या? एक परिमेय संख्या है। चूंकि हम लोग यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है? -7/6। चूंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया है कि करणी में 5 क्या है? तो करणी में 5 हम लोगों ने सिद्ध किया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम लोगों ने सिद्ध किया है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, तो बताइए ये कैसे एक परिमेय संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। जबकि तो जो हमने माना है कि यह एक परिमेय संख्या है, तो क्या यह जो माने हैं वो गलत है या सही है? तो जो हम माने हैं वो क्या है? गलत है। तो जब हम जो माने हैं वो गलत है तो इससे सिद्ध क्या होता है कि जो हमने माना कि वो एक जो है परिमेय संख्या वो गलत सिद्ध हो रहा है। अतः क्या लिख सकते हैं? अतः 3 + 2 करणी में 5 क्या है? 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों थोड़ा सा लग रहा होगा कि अगर आप लोगों ने ये जो है कि नहीं समझ में आ रहा है ये करणी में 5 वाली, तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए
और पिछले वीडियो में जाके देखिए कि करणी में 5 हमने कैसे सिद्ध किया है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो हम अब क्या लिखेंगे, ये तो हमारा था जो है समझाने का तरीका। ठीक है बेटा, ये तो हमारा क्या था, समझाने का तरीका था, यानी एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण एक से समीकरण ए व बी एक पूर्णांक है। ए व बी एक क्या है, एक पूर्णांक है। ए व बी क्या है, एक पूर्णांक है। अतः 1/2 a/b -3 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यह एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो करणी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये तो है बेटा, परंतु हम लोग क्या जो है कि सिद्ध किए हैं, परंतु हम क्या लिखेंगे, परंतु यह तथ्य क्या है, तथ्य गलत है। यह तथ्य गलत है क्योंकि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो भाई जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो जो हमने माना है, जो हमने सोचा है, जो हमने यहाँ लिखा है, क्या वो जो है सही हो रहा है? हमने क्या माना है, हमने माना कि यह एक सहभाज्य संख्या है, जबकि आ क्या रहा है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमारी परिकल्पना बोले तो जो हमने माना है, ठीक है बेटा, हमारी परिकल्पना गलत है, यानी माना है वो क्या है, गलत है। क्या है बेटा, तो गलत है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि जो है कि क्यों गलत है, क्योंकि 3 + 2 करणी में 5, अतः हमारी परिकल्पना गलत है क्योंकि 3 + 2 करणी में 5 जो है क्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि क्या लिखेंगे, कि 3 + 2 करणी में 5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। यह हमारी परिकल्पना क्या है, बिल्कुल गलत है भाई, कि यह एक जो है क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना क्या है, गलत है। यानी सही तब क्या है, तो सही यही है। अतः 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, एक बार और देखिए, कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि भाई परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मानते हैं।
मान लीजिए कि 3 + 2 करनी में 5 एक जो है कि परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 करनी में 5 बराबर a/b मान लेंगे, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। तो अब इसको हम जो है क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, पुनर्व्यवस्थित यहाँ लिख लेंगे, पुनर्व्यवस्थित करने पर तो क्या निकल के आएगा, करनी में 5 बराबर 1/2 a/b माइनस का 3। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं, बटा में 1 भी मान सकते हैं, 3 के बटे में। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से a व b क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि हमने माना है ना कि a b एक जो है क्या है, परिमेय संख्या है, तो एक पूर्णांक होगी कोई। अब जो है कि 1/2 ब्रैकेट में a/b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हमने बताया अभी जो है कि उसको जो है कि वैल्यू पुट करके, कि अगर कोई दो सहअभाज्य संख्याएं ले लो और उसमें पुट करके देखो तो निकल के क्या आ रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या है तो फिर करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु यह तथ्य गलत है, क्योंकि करनी में 5 क्या है, परिमेय संख्या तो है नहीं, क्योंकि करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। तो अतः हमारी जो परिकल्पना है, जो माना है, वो गलत है कि 3 + 2 करनी में 5 एक परिमेय संख्या होगी, यानी जो हमने माना वो क्या हो गया, ये बिल्कुल सरासर गलत हो गया, जो हमने सही माना था। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 करनी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है बेटा। तो बेटा आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 2 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग जो है कि पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जैसे आपने करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे, उसी तरह करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें करनी में 2 की वैल्यू दी हुई है, करनी में 2 लिखा हुआ है। तो जैसे आपने करनी में 5 को अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध किया था, उसी तरह करनी में 2, करनी में 3, करनी में 7, करनी में 11 इत्यादि जो है संख्याएं होती हैं, उनको हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम जो है कि करनी में 2 का जो है कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे कि कैसे करनी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, तो इसको हम अभी इरेज कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, करनी में 2 सिद्ध करना है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिए, वही सिस्टम अपनाएंगे जैसे हमने करनी में 5 को जो है सिद्ध किया था। क्या लिखेंगे, माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, करनी में 2 बराबर a/b, और वही लिखेंगे a व b एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड न लिख कर क्या लिखें, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया था, दोनों जो है कि पक्षों का वर्ग किया था, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 बराबर a² / b², या 2b² बराबर a²। ठीक है बेटा, इतना तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो है कि अगर हम b² की वैल्यू निकाल दें तो क्या निकल के आएगा, a² / 2। ठीक है बेटा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इसको रख दे रहे हैं नंबर 1, इसको लिख दे रहे हैं नंबर 2। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो a² है वो किससे विभाज्य हो रही है, 2 से विभाज्य हो रही है।
ए स्क्वायर, यानी कोई संख्या होगी, मान लेते हैं कि जो है ए स्क्वायर के जगह पे मान लीजिए ए की वैल्यू कुछ भी ले ले, ए की वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 4, तो ए स्क्वायर की जो है वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 16 हो जाएगी। 3 नहीं ले सकते, ए की वैल्यू 3 नहीं ले सकते, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 कभी भी 2 से जाएगा ही नहीं, तो जब 2 से जाएगा नहीं तो हम 3 लेंगे ही नहीं। ऐसी संख्या लेंगे जो संख्याओं का मल्टीपल 2 कम से कम हो, यानी उसका गुणनखंड 2 हो, वही संख्या जाएगी। तो मान लीजिए कि हमने ए की वैल्यू क्या ले लिया 4 ले लिया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 16, और 16 में जो है ए स्क्वायर बटे में अगर 2 लिखते हैं तो 16 बटे में 2 कट जाएगा, कट जाएगा बेटा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए, जब कट जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य 2 से विभाज्य होती है, अतः ए भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है बेटा, ये हमें तो पता हो गया। अगर मान लो कि अगर ये 16 जो है 2 से विभाज्य हो रही है, तो जो हमने संख्या माना 4 वो भी तो 2 से विभाज्य होगी। अगर हम संख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2 ही मान लेते हैं, तो 2 भी 2 का भाग करेंगे तो कट जाएगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 में 2 का भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, यानी एक पूर्ण संख्या निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो है कि ऊपर की संख्या जो कुछ है अगर वो 2 से विभाज्य हो रही है तो उसका जो है कि वर्गमूल भी 2 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब यही है, जब किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाज्य हो रहा है तो उसका वर्गमूल भी 2 से विभाज्य होना ही होना है। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अब हम मानेंगे कि जो है कि a बराबर जो है मान लेंगे 2c, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को। माना a बराबर 2c। क्यों 2c मानते हैं, क्योंकि हमने कहा कि a बराबर 2 इसलिए क्योंकि c की जगह पे कोई भी संख्या रख दो, 2 आ गया, c की जगह पे 2 रख दो तो 4 आ गया, c की जगह पे 3 रख दो 6 आ गया, और इन सबका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 4 16, मतलब स्क्वायर अगर करते हैं तो 16 36, और ये सब 2 से जाएगा, ये भी 2 से जाएगा, और ये भी 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा, ये भी 2 से चला जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो यानी इसीलिए हमने क्या माना कि a की वैल्यू क्या है 2c है। ठीक है, और जहां पर c क्या है एक भाई, जहां पर c एक पूर्णांक है, क्या है, जहां पर c एक क्या है पूर्णांक है, जहां c एक क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है बेटा, a स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया 4c स्क्वायर निकल के आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब जो है हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ, जो समीकरण नंबर 1 में है वहां पे रख देंगे। तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, या लिख सकते हैं क्या समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा a स्क्वायर के जगह पे हम क्या रख देंगे 2b स्क्वायर रख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, 4c स्क्वायर निकल के आ गया, या b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 4c स्क्वायर बटे में 2, इसलिए जो है b स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई
बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई आपकी जो है कि 4c² 2। या जो है कि हम इसको जो है ये भी तो कह सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, या जो है क्या निकल के आएगा बी स्क्वायर इजक्वल टू 2c², या सी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई तो बी स्क्वायर बटे में 2। आगे लिख देते हैं, इसकी जगह नहीं है। क्या करेंगे, सी स्क्वायर को यहीं रहने का 2 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 2 बराबर का सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे के 2। बात वही फिर से निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है कि यदि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य होती है, बी स्क्वायर 2 से विभाज्य होती तो बी भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। यानी यहाँ पे हमने ए का निकाला और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं बी का निकाल रहे हैं। तो दोनों में तो क्या लिखेंगे, अतः बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो बी 2 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगी। अब क्या लिखेंगे, जब बी स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगी, जैसे सेम एकदम बिल्कुल इसकी तरह, यहाँ की तरह, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जो है इसकी तरह होगा कि जो है कि कैसे विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, जैसे करणी में 5 को हमने सॉल्व करके लिखा था वैसे ही लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि लिखेंगे, मान लीजिए इसको हम समीकरण बना देते हैं 4 नंबर 4। तो क्या सिद्ध होता है, समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 1 और समीकरण 4 से क्या निकलता है, या समीकरण यहाँ 2 लिखेंगे, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से यह सिद्ध होता है कि ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है। क्या आता है बेटा, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आता है, यानी 2 प्राप्त होता है, जिससे क्या है, जिससे कि a बाई बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। यानी जो मैंने माना है ये a बाई बी, यह एक सह अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या ये कहता है कि सह अभाज्य तभी होगी वह जब उसके गुणनखंड उसके जो है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 होता है। यानी इन दोनों का HCF क्या निकल के आता है, केवल 1 निकल के आता है। तब उस स्थिति में जो है कि क्या होगा, वह एक परिमेय संख्या होगी। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि इन दोनों में तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ रहा है, और वो क्या निकल के आ रहा है 2 निकल के आ रहा है। जब भी हम जानते हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी हमने जो माना है, हमने जो सोचा है, हमने जो परिकल्पना किया है अपने मन में, और मन में परिकल्पना करके इसको जो सॉल्व किया, वो हमारी सारी की सारी परिकल्पनाएं या सोच या जो मानने की जो मैंने माना है वो सब गलत आ रही है, यानी गलत सिद्ध हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 और 4 में यह निकलता है कि ए और बी का जो है कि एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, अतः यह एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो अंत में क्या लिख देंगे, अतः करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, बाकी चीजें आप लिख सकते हैं, या कहिए तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से यह प्राप्त होता है कि ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अतः हमारी परिकल्पना या जो हमने माना है परिकल्पना a बाई बी एक
परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो आप लोग जो है कि हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर समझ में नहीं आई है, पुनः जो है समझाने का प्रयास करें। बाकी इतना ही, और आगे के जो है क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कि 3 क्वेश्चन है, तीनों कल जो है कि कोशिश करेंगे ख़त्म करा दें, ताकि फिर अगले जो है कि जब डेट पे पढ़ाएं तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो है कि हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू करें, जिसका जो है चैप्टर नंबर 2 का नाम है आप बहुपद। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? बहुपद। तो हम जो है कि कल के बाद जो है नेक्स्ट डे से जब भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुपद के बारे में बताएंगे, बहुपद क्या होती है। ठीक है बेटा, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सब लोगों का कि आप आए, हमारे वीडियो देखें, और शेयर और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बाकी दोस्तों तक अपने पहुंचाने का प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।